जैसा कि आज हम लोग एंटीजन और एंटीबॉडीज प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी के बारे में चर्चा करेंगे। ये टॉपिक क्लास 12 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से। एंटीजन क्या होगा, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग आज बातें करेंगे। एंटीजन जो एक रोगाणु होता है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट कर दे, संक्रमित करें, उसे हम लोग पैथोजन या प्रतिजन कहते हैं। तो आज की जो टॉपिक है हमारी एंटीजन और एंटीबॉडी, मतलब रोग, शरीर में बीमारी उत्पन्न करने वाले पदार्थ और उस पदार्थ द्वारा जो हमारी शरीर जो है वो एंटीबॉडी मतलब उसके प्रति रिस्पांस या इम्यूनिटी एक्टिवेट करती है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, उसकी संरचना कैसे है, वो कैसे काम करेगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि एंटीजन यानी प्रतिजन, एंटीबॉडीज़ यानी प्रतिरक्षी, यानी प्रतिजन के विरुद्ध में आपकी जो शरीर है वो किस प्रकार से रक्षा करता है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं एंटीजन। तो एंटीजन के बारे में, तो एंटीजन क्या होता है, यानी इसे हम बोलते हैं प्रतिजन। तो प्रतिजन का मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, ऐसे विषैले पदार्थ होते हैं जो बी सेल और टी सेल को एक्टिवेट करें। मतलब हम कह सकते हैं ऐसे विषैले पदार्थ, जो विषैले पदार्थ जो क्या करते हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, सक्रिय करते हैं। यानी दूसरी बात ये कहें कि, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि जो एंटीजन होता है यानी रोग उत्पन्न करने वाले, यानी कि जिनसे रोग उत्पन्न होता है, रोग उत्पन्न करने वाले को एंटीजन या हम लोग पैथोजन कहते हैं, रोगजनक कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। अब ये जो पैथोजन हैं ये आपके बैक्टीरिया भी हो सकती हैं, वायरस भी हो सकते हैं, फंगी भी हो सकती है और पॉलन ग्रेन भी हो सकता है। ये सभी क्या होते हैं, पैथोजन होते हैं। और ये एक प्रकार से हम कहें कि विषैला सब्सटेंस यानी टॉक्सिक सब्सटेंस जनरेट करते हैं और उससे हमारे शरीर जो है यानी टी सेल और बी सेल जो है एक्टिवेट होकर के उसके प्रति रक्षात्मक का काम करती है, इसलिए इनको प्रतिरक्षी कहा जाता है। जो उसके प्रति यानी कि प्रतिजन के प्रति रक्षा उत्पन्न करे उसे हम लोग प्रतिरक्षी कहते हैं। तो एंटीजन क्या होता है, ऐसे विषैले पदार्थ होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को, जो आपके इम्यून सिस्टम को सक्रिय कर देते हैं, उन्हें हम लोग प्रतिजन कहते हैं। और प्रतिजन क्या होता है, मुख्यतः हम ये कह सकते हैं जो प्रतिजन होता है वो मुख्यतः प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। अब ये जो प्रोटीन में हम लोग कह सकते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है, लाइपोप्रोटीन हो सकता है, पॉलीसैकेराइड के रूप में भी हो सकता है, सैकेराइड, ईटीसी। हम ये कह सकते हैं कि ये सभी जो हैं एंटीजन के रूप में कार्य कर सकते हैं और करते भी हैं हमारे शरीर में। तो ये एंटीजन क्या होता है। अब इसके विरुद्ध जो एंटीबॉडी होगी प्रतिरक्षा, वो कैसे काम करती है। अब आइए हम एक बात थोड़ा सा और देख लें। यहाँ पर एंटीजन जो होता है, एक ये क्या करते हैं, ये इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा को एक्टिवेट करते हैं, को सक्रिय करते हैं। ठीक है। अब सक्रिय करने का मतलब ये हुआ कि हमारी जो टी सेल हैं और बी सेल हैं, जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हैं, उनमें क्या होता है कि ये जो है
उसको एक्टिवेट कर देते हैं और वो मैच्योर होने के बाद शरीर में एंटीबॉडी तैयार कर लेती है, जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि रोग को पहचानने की क्षमता आ जाती है उसमें कि ये सामने वाला कौन सा पैथोजन है, इसके विरुद्ध हम कौन सी एंटीबॉडी तैयार करें, किस प्रकार से रक्षा करें या इसको किस प्रकार से नष्ट करना है, वो एक्टिविटी इसमें आ जाती है। तो उसी चीज़ को हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। अब एंटीजन जो होता है, एंटीजन अगर हम ये कहें कि कोई बैक्टीरिया है, मान लीजिए नॉर्मली ये बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया का जो ये कोट है, ये आवरण है, ये वाला, हम ये नहीं कह सकते कि ये इसका पूरा जो आवरण है वो आपका एंटीजन यानी कि सभी रोग उत्पन्न करें सभी जगह, मतलब चारों, मतलब इसका जो पेरीफेरी पार्ट है सभी जगह को हम लोग एंटीजन कह सकते हैं। एंटीजन उसी साइट को बोलेंगे जैसे कि जहाँ पर ये जिस स्थान से रोग उत्पन्न करता हो, या हम ये कह सकते हैं कि इसके पास एक विशेष साइट होती है, एक जगह होती है जिनसे ये रोग उत्पन्न करते हैं, उसी को कहा जाता है। अब मान लीजिए कि ये कुछ साइट हैं, यहाँ पर देखें कि मान लो कि ये वाली जगह जो है, ये जगह है, ये जगह है, ये साइट है, मतलब ऐसे कि इन्हीं जगह से ये क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं ये लोग। तो इस एंटीजन के पास जो ये साइट बनी हुई है, जो जगह बनी हुई है जिससे रोग उत्पन्न होता है, इसे हम लोग कहते हैं कि ये इपीटॉप है, ठीक है, इसको इपीटॉप बोलते हैं। यानी एंटीजन के पास क्या होगा, इपीटॉप होगा, जिससे वो जाकर के एंटीबॉडी से जुड़ता है, उसे बोलते हैं इपीटॉप। तो इपीटॉप, ये ध्यान रखना है कि इपीटॉप किस में होता है, एंटीजन में पाया जाता है। इपीटॉप किसका हिस्सा होगा, तो एंटीजन का हिस्सा होता है, वो इपीटॉप कहलाता है, जो जाकर के एंटीबॉडी के पैराटॉप से जुड़ता है वहां पर। तो दूसरी शब्द में अगर हम कहें कि एंटीबॉडी जो होती है, एंटीबॉडी उसके पास होता है पैराटॉप। तो पैराटॉप का मतलब ये हुआ कि एंटीजन के इपीटॉप से जो एंटीबॉडी जहां से जुड़ती है उससे हम लोग कहते हैं कि वो पैराटॉप है। मान लीजिए एंटीबॉडी का जो शेप होता है, एंटीबॉडी का वो वाई शेप्ड में होता है, वाई शेप में। तो वाई शेप में, तो यहाँ पर जहाँ पर ये जुड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पर जुड़ता है, यहाँ पर जुड़ता है ये, तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, पैराटॉप बोलते हैं हम लोग। एंटीबॉडी के पास क्या होगा, पैराटॉप होगा, और एंटीजन के पास क्या होगा, इपीटॉप होगा, जहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और ये जो एंटीबॉडी होती है इनको नष्ट करने का कार्य करते हैं। अब ये एंटीजन में थोड़ा सा एक बात हम और बताएं एंटीजन के प्रति। एक शब्द आता है हैम्पटन्स। हैम्पटन्स किसे कहते हैं, हैम्पटन्स का मतलब ऐसे एंटीजन्स जो एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित ना कर सकें, मतलब हम कहीं एंटीबॉडी ना बनवा सकें, उसे हम लोग कहते हैं कि वो हैम्पटन्स होता है। तो ऐसे एंटीजन्स जो एंटीबॉडी बना ही नहीं सकते या एंटीबॉडी बनाने के लिए सेल्स को प्रेरित नहीं कर पाते हैं, उन्हें हैम्पटन्स कहा जाता है। आइए देखते हैं उसके बारे में, हैम्पटन्स क्या होते हैं। तो हैम्पटन्स ऐसे सब्सटेंस होंगे या ऐसे एंटीजन होंगे जो एंटीबॉडी को सक्रिय नहीं कर पाते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक शब्द आता है, ये याद रखना है हैम्पटन्स को। तो ये क्या होते हैं कि ये हम ये कह सकते हैं इनकम्प्लीट एंटीजन। मतलब इनकम्प्लीट एंटीजन का मतलब ये होगा ऐसा एंटीजन जो इम्यूनिटी ना बना सके, इम्यूनिटी तैयार ना कर सके, उसे कहते हैं हम लोग हैम्पटन्स। अब अगर इसको इस हैम्पटन्स यानी कि सिंगल, हम ये कह सकते हैं सिंगल एंटीजन हो, कोई सिंगल वायरस हो, कोई सिंगल बैक्टीरिया हो, इनको हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हैम्पटन्स हैं। क्योंकि ये क्या काम करेंगे, जब तक इनकी संख्या ज़्यादा नहीं होगी, हमारे शरीर में अधिक नहीं होगी ना, तब तक ये क्या करेंगे, ये
लड़ने की ताकत जो है वो तैयार नहीं करा सकते हमारे शरीर में, इसलिए इनको हैम्पटन्स कहा गया है। लेकिन ये एंटीबॉडी का निर्माण कब कर सकते हैं? हम ये कहें कि एंटीबॉडी का निर्माण ये तभी कर पाएंगे जब इनके साथ कोई वाहक प्रोटीन जुड़ जाए। कोई वाहक प्रोटीन मतलब किसी ये प्रोटीन के साथ ये जो एंटीजन है, सिंगल एंटीजन, अगर ये किसी प्रोटीन के साथ जुड़ते हैं तो हम ये कह देंगे कि ये जो है प्रतिरक्षी तैयार कर सकता है। अगर ये सिंगल है तो प्रतिरक्षी नहीं तैयार कर पाएगा। इनकम्प्लीट एंटीजन क्या कहलाएगा? हैम्पटन्स कहलाएगा। इसके बाद अब हम एंटीजन के बारे में समझ गए कि एंटीजन क्या होता है। एंटीजन मतलब अगर आप एग्जाम्पल लें किसी का तो वहाँ पर ऐसा होगा ना कि जो कहें कि आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे या जिस चीज़ से आपको एलर्जी हो, वो सभी एंटीजन हैं। कह दी सभी एंटीजन हैं। किसी जीव से भी हो सकती है, किसी पदार्थ से भी हो सकती है एलर्जी के रूप में। आपका शरीर जिसे अस्वीकार करे वो चीज़ हो सकता है एंटीजन, एलर्जी। तो यहाँ पर होना क्या है कि एंटीजन क्या था? ऐसा विषैला पदार्थ था जो हमारे इम्यून सिस्टम की सेल जो होती हैं उसको एक्टिवेट करता है, उसे हम लोग एंटीजन कहते हैं। और एंटीजन को हम लोग पैथोजन के नाम से भी जान सकते हैं। जो हम ये कहें कि शरीर में रोग उत्पन्न करें उन्हें एंटीजन कहते हैं। एंटीजन पॉलीसैकेराइड का, ग्लाइकोप्रोटीन का, लाइपोप्रोटीन का, मुख्यतः वो नॉर्मली प्रोटीन ही होते हैं। तो इन्हें कहा गया हैम्पटन्स। किसे कहते हैं? इनकम्प्लीट एंटीजन्स को हैम्पटन्स कहते हैं। यानी कि सिंगल एंटीजन जो होगा वो हैम्पटन्स होगा। यानी हम ये कहें कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, जबकि फोड़ सकता है अगर वो मेहनत करे, लगन से काम करे। जैसे हम लोग लगन से आप लोग पढ़ते हैं मन लगा करके, उसी तरह से अगर ये सिंगल एंटीजन है तो ये भी भाड़ फोड़ सकता है। लेकिन अब यही है कि करे कौन मेहनत। जैसे आप लोग कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं करते हो, उसी तरह से ये भी। तो इसलिए इनको कह दिया गया इनकम्प्लीट। कोई काम का नहीं है, कोई काम नहीं, बीमारी उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए इनको इनकम्प्लीट कहा गया। इसके बाद की जो चर्चा करेंगे हम लोग वो प्रतिरक्षी पदार्थ की यानी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी होता क्या है उसके बारे में। आइए देखते हैं एंटीबॉडी। एंटीजन अब एक्टिवेट करेगा, आपकी सेल को एक्टिवेट कर दिया कि आपकी जो शरीर है, जो सेल हैं इम्यूनिटी की, वो एक्टिवेट हो गई। अब यहाँ पर हम कहें कि एंटीबॉडी प्रतिरक्षी पदार्थ, तो प्रतिरक्षी का मतलब क्या हुआ कि प्रतिजन के विरुद्ध सब्सटेंस बना ले और उसको नष्ट करने वाला पदार्थ जो होता है वो एंटीबॉडी कहलाता है, प्रतिरक्षी कहलाता है। तो एंटीबॉडी अगर हम ये कहें एंटीबॉडी क्या होता है, ये जो होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन मतलब आप ग्लूकोज से समझ लो, प्रोटीन यानी कि अमीनो एसिड का या पॉलीपेप्टाइड चेन का एक समूह होता है। तो एंटीबॉडी जो होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन होती है। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन है, इसका मतलब ये क्या होता है कि ये इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। अब ये देखना है कि एंटीबॉडी में कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। प्रोटीनेशियस चेन जो होती हैं वो 4 होती हैं। ये याद करने योग्य बातें हैं यहाँ पर। अब ये जो प्रोटीन होता है ये हम कहें कि अमीनो एसिड का पॉलीमर है, अमीनो एसिड का बहुलक होता है। अब अमीनो एसिड आप लोग उधर जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़े होंगे लगभग। नेचर में तो 300 प्रकार के, बाकी हम लोग जो 10 शरीर खुद बनाती है और 10 हम लोग भोजन से इनहेल करते हैं, भोजन से प्राप्त करते हैं। तो 20 तो नॉर्मली आपको पढ़ना है। तो लेकिन अगर हम कहें वही बार बार रिपीट होकर के हम कहें कि वो आपके 300 को पार कर जाता है। तो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, एंटीबॉडी, तो ये वाई शेप्ड मॉलिक्यूल होता है। एंटीबॉडी जो होती है ये आपकी एंटीबॉडी वाई शेप्ड होती है, मतलब वाई आकार की संरचना होती है इसकी। अब ये जो वाई शेप्ड संरचना है
इसमें दो चैन होती हैं, दो श्रृंखलाएं होती हैं। अब दो श्रृंखला का मतलब ये हुआ कि अब जैसे ये एंटीबॉडी नॉर्मल हम ये कहें यहाँ पर कि अगर ये एंटीबॉडी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो इसकी दो चैन हैं। एक चैन को अगर हम ये कहें कि हैवी चैन है, हैवी चैन, और दूसरे को हम कहें कि ये लाइट चैन है। लाइट का मतलब हल्की चैन है। ये दो श्रृंखला हो गई। अब हैवी चैन भी कितनी होती हैं? दो होती हैं। और लाइट चैन कितनी होती हैं? दो होती हैं इसमें। अब जब ये प्रोटीन का बना है, इसमें पॉलीपेप्टाइड चैन है, तो इसका मतलब प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है? अमीनो एसिड का। तो इससे ये साबित होता है कि जो एंटीबॉडी है वो अमीनो एसिड से मिलकर के बनी है। तो अमीनो एसिड, कितने अमीनो एसिड होते हैं? तो हम ये कह सकते हैं जो हैवी चैन होता है उसमें 450 से भी लगभग 450 अमीनो एसिड हो सकते हैं। 450 अमीनो एसिड हो सकते हैं। और इसमें कितना होगा? अब इसमें ये लाइट चेन हल्की चेन है, कहने का मतलब छोटी श्रृंखला है। जब छोटी श्रृंखला है इसका मतलब इससे तो कम तो होगा ही, श्योर है। तो ये हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट ये 220 अमीनो एसिड का बना होता है, 220 अमीनो एसिड का। जो लाइट चेन होती है लगभग 220 अमीनो एसिड की, और जबकि जो हैवी चेन होती है वो 450 अमीनो एसिड की बनी होती है। तो ये जो एंटीबॉडी है उसका स्ट्रक्चर वाई शेप्ड में है। किसका होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का। ग्लाइकोप्रोटीन में अगर वो प्रोटीन है तो इसका मतलब उसमें पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड भी बनेगा। श्योर है यहाँ तक? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है क्योंकि प्रोटीन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है। ये सभी जानते हैं हम लोग, कच्चे 11 में पढ़ चुके होंगे बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में प्रोटीन के बारे में अच्छे से। अब इसी में क्या होता है कि जो एक वर्ड आता है आईजी, आईजी को बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी कि ऐसी प्रोटीन, या हम कह सकते हैं प्रतिरक्षी प्रोटीन, क्योंकि ग्लोबुलिन का मतलब या ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन होता है और इम्यून, आई का मतलब इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षी प्रोटीन है। तो प्रतिरक्षी प्रोटीन जो आपके इम्यूनिटी में काम करती है उसको हम कहते हैं गामा प्रोटीन। गामा प्रोटीन, गामा बोलते हैं, गामा इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं। अब इम्यूनोग्लोबिन होती क्या है? तो हम ये कह सकते हैं आईजी क्या है। तो आईजी का मतलब इम्यूनोग्लोबिन होता क्या है? ये हम ये कह सकते हैं कि जो रुधिर की प्लाज्मा होती है, हम ये कह सकते हैं कि जो ब्लड प्लाज्मा होती है, ब्लड प्लाज्मा में क्या होती है? जो प्रोटीन घुली होती है, मतलब ब्लड प्लाज्मा में, रुधिर प्लाज्मा में घुली हुई प्रोटीन को इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा में जो प्रोटीन घुली होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आईजी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं उसे। यानी कि रुधिर प्लाज्मा में घुली हुई या घुलित प्रोटीन को इम्यूनोग्लोबिन या इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, उसको प्रतिरक्षी प्रोटीन कहते हैं। अब अगर हम ये कहें कि जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के बारे में देखें, यहाँ पर आप लोग काफ़ी जानकारी की बातें हैं, आपको इसको याद रखना है। लगभग 450 अमीनो एसिड और लाइट चेन में जो होता है वो 220 अमीनो एसिड के लगभग होता है। आइए देखते हैं। और एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस शेप में होता है? कभी कोई क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि ह्यूमन बॉडी के लिए जो एंटीबॉडी बनती है वो किस आकार में होती है? तो वो वाई शेप्ड में होती है। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसके बाद इसके स्ट्रक्चर की। एंटीबॉडी की संरचना कैसी होती है, उसमें क्या क्या बाइंडिंग पार्ट है कि नहीं है, पैराटॉप कहाँ पे होगा, कैसे होगा, और एंटीजन के पास क्या था? इपीटॉप था, जहाँ से वो जुड़ता था किसी एंटीबॉडी से। और एंटीबॉडी के पास क्या होता है? पैराटॉप होता है जो एंटीजन से जहाँ से जुड़ता है वहाँ पर। तो स्ट्रक्चर देखें हम लोग, संरचना एंटीबॉडी की। तो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होगा हम लोग नॉर्मल ऐसे बनाएंगे, आप लोग भी ड्रा कर सकते हैं ऐसे।
वैसे स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाने का प्रयास आप लोग भी ऐसे साथ साथ करेंगे तो मैं भी बन सकता है अच्छे से। ऐसे अब ये लंबी चैन दिख रही है, इसका मतलब ये हैवी चैन है। दूसरा यहीं पर हम ड्रा कर लें लाइट चैन को, जो 200 लगभग 220 अमीनो एसिड वाली थी। यहाँ पर भी ये ऐसे स्ट्रक्चर हो गए। जो इसका वेरिएबल पार्ट होता है, वेरिएबल पोर्शन होता है, उसको हम लोग एन से, और ये सी यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये इसको अमीनो ग्रुप कह सकते हैं हम लोग, नाइट्रोजन यानी एन और इसको सी, एन सी छोर कहेंगे या सिरा बोलेंगे। अब ये तो एक वाई शेप्ड हो गया। अब इस चैन को, यानी जो छोटी चैन है, इस चैन को हम लोग बोलते हैं, ये है आपकी लाइट चैन। लाइट चैन में कितने अमीनो एसिड थे? अभी लगभग 220 ए थे। और ये वाली जो चैन है, इसको यहीं से दिखा देते हैं हम लोग, यहाँ पर, यहाँ दिखा दे रहे हैं इसको, यानी हैवी चैन। तो इसमें लगभग कितने अमीनो एसिड? 450 अमीनो एसिड थे। 450 अमीनो एसिड हो गए। अब ये जो एंटीबॉडी है, ये एक दूसरे से, एंटीबॉडी का जो दो स्टैंड है, एक आपका लाइट स्टैंड है और दूसरा जो है हैवी स्टैंड है। तो दोनों स्टैंड आपस में किसी न किसी बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो एंटीबॉडी आपस में किस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, तो हम ये कहेंगे कि वो लोग डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड मतलब दो सल्फर रहेंगे। हम कहने का मतलब ये हो गया, आपको इस तरह से अगर स्ट्रक्चर दिखता है, इसको आप बोलेंगे, ये मतलब ये जो बॉन्ड दिखाया गया आपको, ये डाइसल्फाइड है, क्योंकि इसमें दो सल्फर आपको दिख रहे हैं, जिसका मतलब ये डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो जो एंटीबॉडी होती है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। और इस एंटीबॉडी में, यानी कि जो हम ये कहें ह्यूमन एंटीबॉडी जो होती है, एंटीबॉडी, उसमें कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं? तो हम ये कहेंगे इसमें जो है 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। अगर ये पूछें इसमें एक एंटीबॉडी का जो आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें क्योंकि ये एंटीबॉडी है, तो एंटीबॉडी अगर है ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है जब एंटीजन से जुड़ेगा तो इसके पास भी कुछ साइट होती हैं जहाँ से एंटीजन से जुड़ता है, उस साइट को हम बोलते हैं पैराटॉप। तो इसमें एक एंटीबॉडी में कितने पैराटॉप हो सकते हैं? तो दो पैराटॉप हो सकते हैं। एक ये हो सकता है इस क्षेत्र में, और दूसरा ये आपका हो सकता है। अगर हम पूछें, यहाँ पर ये क्वेश्चन बने आपके पास, तो एंटीबॉडी में कितने पैराटॉप होते हैं? तो जो पैराटॉप की जो संख्या है वो कितनी होती है? 2। एंटीबॉडी में 2 पैराटॉप की संख्या है। अब इसमें देखेंगे कहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड, 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ पर होंगे। अब ये वाला जो है, इसको 2 क्वेश्चन में कर दीजिए ऐसे, थोड़ा सा इस तरह से, ये वाला। तो यहाँ पर हम ये कहें कि यहाँ पर एक हो गया, और दूसरा यहाँ पर हो गया आपका, और तीसरा यहाँ पर हो जाए ऐसे, और फिर चौथा यहाँ पे हो गया। इसी तरह से यहाँ पे सल्फर जुड़ गया करके यहाँ पर, इसी तरह से यहाँ पर जुड़ जाएंगे, सल्फर हो गया, और इसी तरह से यहाँ पर होगा।
ऐसे डाइसल्फाइड बॉन्ड में, ठीक है, ऐसे डाइसल्फाइड बॉन्ड में। अब यहाँ पर इसको चाहे आप ऐसे चेंज करें या ना करें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, और ये एक दूसरे से भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से, क्योंकि ये अलग है ये अलग है, तो दोनों स्ट्रैंड जुड़े होने चाहिए कहीं ना कहीं से। तो हम इसको ऐसे आपको दिखा देते हैं यहाँ से, इस तरह से, मतलब इसमें एक बॉन्ड इसमें है और एक बॉन्ड इसमें है, इस तरह से आपको दोनों सल्फर बॉन्ड दिख रहे हैं यहाँ पर, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो अब यहाँ पर हो गए, और उसके बाद जो है एक यहाँ पर दिखा दे रहे हैं आपको ऐसे, इस तरह से। तो यहाँ पर अब काउंट करिए, यहाँ पर 2 सल्फर बॉन्ड ऐसे, एक सल्फर बॉन्ड ऐसे, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए एक यहाँ पे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और एक ये हो गया आपका 15, और ये जो हो गया आपका 16, मतलब 16 डाई सल्फाइड बॉन्ड आपको मिले यहाँ पर। तो एंटीबॉडी में 16 डाई सल्फाइड बॉन्ड होते हैं, और कितने पैराटॉप होंगे, 2 पैराटॉप। किसे कहते हैं, जो ऐसा एंटीबॉडी का ऐसा क्षेत्र, ऐसा साइट जहाँ पर क्या होगा कि जहाँ पर एंटीबॉडी से वो जुड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैराटॉप। तो पैराटॉप में क्या हुआ, कितने पैराटॉप, एक। अब जैसे मान लीजिए कोई एंटीजन अगर आता है, ये मान लो एंटीजन है, यहाँ पर ये कोई एंटीजन है ऐसे मान लीजिए, तो एंटीजन के पास भी कोई साइट होती है, जैसे हम लोग पहले देखे थे, एंटीजन के पास जो साइट होती है उसे क्या बोलते हैं, इपीटॉप। ये आपका इपीटॉप हो गया। और इनके पास ये मान लीजिए ऐसे आकर के जुड़ा इनके पास ऐसे, तो जिस रीजन से जुड़ा, यहाँ पर इपीटॉप और पैराटॉप दोनों एक साथ कंबाइन हो गए, यहाँ पर जुड़ गए। क्योंकि देखिए एंटीजन के पास क्या होता है, इपीटॉप, और एंटीबॉडी के पास क्या होता है, पैराटॉप, जहां से जुड़ते हैं। इधर भी ऐसे, यानी एक एंटीबॉडी के पास कितने पैराटॉप, 2 पैराटॉप। तो ये जो स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का, तो क्या एंटीबॉडी का काम है कि वो शरीर की, मतलब रोगों से शरीर को लड़ने से ताकत देना, लड़ने की ताकत प्रदान करना। तो अब यहाँ पर ये देखना है, ये जो साइट है, मतलब हम कहते हैं कि ये वाली साइट स्ट्रक्चर, आप लोग एक बार थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट या जो भी जैसे करना हो आप देख लीजिए, क्योंकि अब हम इसे में थोड़ा सा आपको बताने वाले हैं। अब देखिए जो ये इतना स्टैंड होता है, मतलब ये वाला, और इसमें ये पोर्शन, ये क्या होता है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल पोर्शन, ठीक है, वेरिएबल पोर्शन। क्योंकि ये जो होता है भिन्नता सूचक दर्शाता है, मतलब अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग तरह से जोड़ने का या जुड़ने का काम रखता है, इसलिए इसको वेरिएबल पोर्शन कहा गया। और ये क्षेत्र जो है, मतलब ये वाला हम कहें, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये एरिया, इसको कांस्टेंट पोर्शन बोलते हैं, जो सभी के लिए नियत रहता है। तो हम ये कह सकते हैं, ये जो है आपका कांस्टेंट पोर्शन होता है, ये मतलब नियत रहता है, ये चेंज नहीं होता है, ये किसी भी एंटीजन के लिए ये चेंज नहीं होता है। जबकि ये वाला जो पोर्शन होता है, ये अलग एंटीजन के लिए अलग तरह से चेंज आते हैं इसमें। अब वो चेंज कैसे आएगा, जैसे आपके पास हम कहें ह्यूमन बॉडी में जो एंटीबॉडी की नंबर हैं, वो एंटीबॉडी ए, एम, डी, ई, जी, तो ये 5 प्रकार की मेनली होती हैं। तो जब सबसे बड़ा वाला जो होता है यम वाला, उसमें 5 तरह से, मतलब 5 फ्रेगमेंट होते हैं, ये जो एंटीबॉडी के 5, तो 5 फ्रेगमेंट, नंबर ऑफ पैराटॉप बढ़ जाएंगे, 5 दूना 10, 1 है तो 2, 2 है तो 4, 4 है तो 8, इस तरह से। तो इसमें क्या होगा कि आपको इसका स्ट्रक्चर, अब इस वेरिएबल स्ट्रक्चर को हम लोग ये कहें कि इसका एक दूसरा नाम होता है वेरिएबल स्ट्रक्चर का। तो वेरिएबल पोर्शन जो होता है, इसको हम लोग एफ ए बी भी कहते हैं। मतलब एफ ए बी का मतलब क्या होता है,
फ्रैगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग पोर्शन, मतलब ये पोर्शन क्या होता है कि ये ऐसा पार्ट है, ऐसा टुकड़ा है, ऐसा खंड है एंटीबॉडी का जो एंटीजन से बाइंड करता है, मतलब एंटीजन से जुड़ता है, उसको बोलते हैं फ्रैगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। इसका मतलब यही हुआ। और दूसरा जो कांस्टेंट पोर्शन होता है, कांस्टेंट पोर्शन, तो कांस्टेंट पोर्शन का जो नाम है उसको एफ भी कहा जाता है। तो एफ का मतलब क्या होता है, फ्रैगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेबल, मतलब क्रिस्टलाइजेबल का मतलब हम ये कहें कि कोई कण जैसा, तो कण नहीं कह सकते यहाँ पर, इसका मतलब हम आप नियत पोर्शन से समझ रहे हैं। तो इस सी का मतलब कांस्टेंट नहीं होता है, इसका मतलब होता है क्रिस्टलाइजेबल होता है इसका मतलब, यानी कि फ्रैगमेंट्स ऑफ क्रिस्टलाइजेबल इसको बोलते हैं। और जो आपका एफ है इसको कहते हैं हम लोग फ्रैगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग पोर्शन, मतलब जो एंटीजन से जुड़ता है। तो अब आपको इस एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा, कैसे काम क्या करता है, किसमें क्या